हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट तक क्लासेज पर। मैं संजय सियाग आज आपके साथ डिस्कशन करूंगा रेलवे एलपी और टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 9 जो हुआ था आपके 13/8/2018 की शिफ्ट थर्ड में, जो हुई थी आपके 4 से लेकर 5 तक। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती। तो ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती है। ध्वनि को गुजरने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब बात की जाए कि ध्वनि का वेग कितना होता है, तो ध्वनि का वेग होता है लगभग 334 मीटर पर सेकंड। ये होता है आपके ध्वनि का वेग। और ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है और 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि है इसे बोलते हैं श्रव्य ध्वनि और इसे मानव द्वारा सुना जा सकता है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को बोलते हैं अपश्रव्य ध्वनि। अपश्रव्य ध्वनि तरंगें उनको मानव द्वारा नहीं सुना जा सकता है। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली जो ध्वनि तरंगें होती है, ऊपर वाली आवृत्ति की जो ध्वनि तरंगें है उन्हें बोलते हैं पराश्रव्य ध्वनि तरंगें। उनको भी मानव द्वारा नहीं सुना जा सकता है, जबकि कुछ पशु पक्षी होते हैं उनके द्वारा इस ध्वनि को 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली ध्वनि जो पराश्रव्य ध्वनि तरंगें होती है उनको सुना जा सकता है। तो ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम निर्वात में ध्वनि गुजर नहीं सकती, निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, निर्वात से ध्वनि नहीं गुजर सकती। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है कि सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है यदि 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाली 5 बहनों की आयु का योग 50 वर्ष है। तो सबसे छोटी की मैं मान लेता हूँ x वर्ष। तो सेकंड वाली कितनी होगी, x प्लस 3 वर्ष, 3 वर्ष का अंतराल है। थर्ड वाली x प्लस 6 वर्ष, फिर x प्लस 3 वर्ष है तो 9 वर्ष, फिर x प्लस 12 वर्ष। और इन सभी पांचों का योग कितना दिया हुआ है हमें, 50 वर्ष, बराबर कितना है 50 वर्ष। तो यहाँ से x x x x x कितना हो गया, 1 2 3 4 5 5x प्लस यहाँ से देखो 6 3 9 9 9 18 और 18 और 12 कितना हो जाएगा 30। ये किसके बराबर है 50 के। फिर 5x बराबर कितना हो जाएगा, ये 30 इधर जाएगा तो कितना बचेगा 50 में 30 ये 20। x का मान कितना आ गया 4। अब सबसे छोटी वाली की आयु कितनी है 4 वर्ष। और इसमें पूछा गया है कि सबसे बड़ी बहन की आयु कितनी है। तो सबसे बड़ी बहन की x का मान है 4 रख दूँ तो 4 प्लस 12, 12 4 16, तो 16 वर्ष सबसे बड़ी बहन की आयु हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है कि बाबर की जीवनी बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी। तो बाबर की जीवनी बाबरनामा इसकी रचना की गई थी तुर्की भाषा में। और बाबर की जीवनी बाबरनामा की रचना स्वयं बाबर के द्वारा अपने जीवन की आत्मकथा को लिखा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहते हैं। तो फूल के मादा प्रजनन हिस्से को कहते हैं अंडप। क्या कहते हैं, अंडप। यहाँ पे बाह्य दलपुंज, पंखुड़ियाँ और ये पुंकेसर, ये नर पुष्प के हिस्से है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है किसी सुबह एक्स और वाई किसी पार्क में एक दूसरे की तरफ चलते हुए प्रस्थान करते हैं। वे दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं उस समय वाई की छाया एक्स के दाईं ओर बनती है। एक्स किस दिशा की ओर खड़ा है। अब सुबह यहाँ पर एक डायरेक्शन बना देता हूँ, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पश्चिम और यहाँ पर हो जाएगा पूर्व। अब सूर्य पूर्व की ओर उदय होता है। अब बोला गया है कि सुबह के समय एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के दाईं ओर पड़ती है। वाई की छाया एक्स के दाईं ओर, तो एक्स यदि यहाँ खड़ा है इस दिशा में मुख करके तो एक्स का दायां इधर होगा। और वाई यदि इस दिशा में खड़ा है, यहाँ पे वाई खड़ा है इस दिशा में उत्तर की ओर मुख करके, तो वाई की छाया इस एक्स के दाईं ओर पड़ेगी। और इसमें पूछा गया है कि एक्स किस दिशा में मुख करके खड़ा है। तो एक्स देखो इधर मुख करके खड़ा है और इधर कौन सी दिशा है, दक्षिण। तो एक्स किस दिशा में मुख करके खड़ा हुआ है, दक्षिण दिशा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दक्षिण। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या होती है। तो भारी उद्योगों में जो शक्ति की इकाई का यूज करते हैं तो वे होती है हॉर्स पावर, HP। और 1 HP बराबर होता है 746 वाट। शक्ति का मात्रक होता है वाट। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। और जूल यहाँ पर किसका मात्रक है, ऊर्जा। ऊर्जा किस कोई भी ऊर्जा हो, विद्युत ऊर्जा हो,
किसी भी ऊर्जा की बात करो, यांत्रिक हो, स्थितिज ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, ऊर्जा का मात्रक हमेशा जूल ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉर्स पावर। 1 HP हॉर्स पावर और 1 HP बराबर होता है 746 वाट। ये औद्योगिक इकाई है हॉर्स पावर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि 2 या अधिक तत्वों के योग से बनता है। तो 2 या अधिक तत्वों के योग से क्या बनता है? यौगिक बनता है। क्या बनता है? यौगिक। परमाणु मिलके किसका निर्माण करते हैं? जब दो परमाणु बिना केमिकल रिएक्शन के जब मिलते हैं तो वहाँ पर निर्माण होता है तत्व का। किसका निर्माण होता है? तत्व का। और केमिकल रिएक्शन से यदि 2 परमाणु मिलते हैं तो वहाँ पर किसका निर्माण होता है? बिना केमिकल रिएक्शन के तत्व का निर्माण होता है, और केमिकल रिएक्शन से अणु का निर्माण होता है। और इसी प्रकार 2 यदि तत्व आपस में मिलते हैं तो उनसे किसका निर्माण होता है? यौगिक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? यौगिक का निर्माण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि प्रश्न चित्र के स्थान पर आने वाली सही आकृति को चुने। तो यहाँ पे देखो आकृतियाँ आपको ABCD 4 आकृतियाँ दी गई है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी इन 4 ऑप्शन में से उसको आपको चूज करना है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या कर रहा है, इधर यहाँ से शुरू करो। यहाँ त्रिभुज है, फिर त्रिभुज में एक लाइन और ये एक वर्त, इसका ऐड कर दिया गया। फिर क्या किया है, लास्ट में क्या किया है, केवल इन 2 को ही रखा है, जिसको ऐड किया है उसको ही रखा है। यहाँ पर फिर देखो ये वर्ग है, वर्ग में ये एक लाइन ऐसे ऐड की है, और बाद में ये 2 लाइनें और ऐड की है, और लास्ट में क्या करता है, इन 2 केवल जो ऐड की गई लाइन है उसको ही रखता है। तो इसी प्रकार देखो इसमें जो ये क्रॉस ऐड किया है, ये लास्ट में सबको हटाकर केवल क्रॉस को रखेगा, और क्रॉस जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कौन से ऑप्शन में दिया गया है? डी। ऑप्शन नंबर 2 में देखो दिया गया है डी, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। तो चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद कौन करता है? सेल या बैटरी। और यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर 1 में वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है? विभवांतर को मापता है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया एमीटर। एमीटर क्या करता है? विद्युत धारा को मापता है। और ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया गैल्वेनोमीटर। ये क्या करता है? विभवांतर के साथ साथ धारा की दिशा को भी मापता है। और विभवांतर को बनाए कौन रखता है? सेल या बैटरी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि निम्नलिखित अक्षरांक के क्रम में प्रश्न चिन्ह द्वारा दर्शाए गए अनुसार एक अक्षर अनुपस्थित है, दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अक्षर का चयन करें। तो यहाँ पर देखो आपको ये सीरीज दी गई है। शुरुआत में यहाँ पर लिखा हुआ है 5E 5, इसके बाद E, फिर 7F, और इसके बाद है 11H, इसके बाद 17K, और लास्ट में पूछा गया है यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ से 5 से 2 ऐड कर दिया, फिर 7 4 11, फिर यहाँ पर कितना है, यहाँ से देखो 6 ऐड कर रहा है, तो 2 4 6, अब कितना ऐड करेगा? 8 ऐड करेगा तो कितना आ जाएगा? 17 8 25। और यहाँ पर देखो 5 से 6 कितना ऐड किया? 5। E 5 पर आता है, F 6 पर आता है, 1 ऐड कर दिया। अब F से GH 2 ऐड कर दिया, H से IJ K 3 ऐड कर दिया। तो अब K में 4 ऐड करेंगे, तो K कितने पर आता है? 11 पर। 11 4 कितना हो जाएगा? 15। 15 पर कौन आता है? O। तो यहाँ पर आ जाएगा 25 और O, जो कि आपको यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया 25, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है किसी खाली टंकी को एक पाइप 4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर देता है। जब टंकी आधी खाली थी तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है, वो टंकी कितने समय में भर जाएगी। अब खाली टंकी है, उसमें 2 पाइप है, एक भरने वाला उसको मैं A मान लेता हूँ, ये क्या करता है? 4 घंटे में टंकी को भर देता है। दूसरा खाली करने वाला पाइप मैं B मान लेता हूँ, ये क्या करता है? टंकी को 10 घंटे में खाली कर देता है। अब टंकी की कुल एफिशिएंसी आ गई, यहाँ से LCM लेके 20, और A की चाल कितने की है? टंकी की कुल क्षमता 20 आ गई, A की एफिशिएंसी 5 की है और B की एफिशिएंसी 2 की है। मतलब यहाँ पे 1 घंटे में A क्या कर रहा है? 5 भर रहा है, और B क्या कर रहा है? 2 खाली कर रहा है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर जब टंकी आधी खाली थी तो दोनों ही पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, टंकी कितने समय में भरेगी। कुल टंकी की क्षमता है 20, अब टंकी आधी खाली थी तो आधी भरी हुई है, 10 भरी हुई है,
और 10 ही खाली है। इस 10 खाली को भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर देखो भरने वाला घंटे में 5 भर रहा है, खाली करने वाला घंटे में 2 खाली कर रहा है। अब दोनों को एक साथ खोलते हैं तो घंटे में 3 भरेगी, तो 10 को भरने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ पर 3.3 मतलब 3 घंटा और 20 मिनट समय में ये आधी जो खाली टंकी है वे बढ़ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 घंटा और 20 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। तो पेयजल को कीटाणु रहित करने में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। कई बार एग्जाम में केवल इस फॉर्मूले को ही पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2। इसका यूज किया जाता है आपके जल को कीटाणु रहित करने में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो सभी 3 खेल खेलते हैं। तो यहाँ पर देखो कबड्डी, फुटबॉल और क्रिकेट, इन तीनों खेल खेलने वाले का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। तो यहाँ पर देखो ये एस कबड्डी, फुटबॉल और क्रिकेट, इन तीनों खेलों को तीनों खेल खेलने वाले का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस। अब एस कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो एस दिया गया आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि एक त्रिभुज ABC में समकोण बी पर है। BC 15 सेंटीमीटर, AB 8 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज ABC का परिवर्त बनाया गया है तो वर्त की त्रिज्या कितनी होगी। यहाँ पर कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ABC, बी पर क्या है, समकोण है। और बोला गया है कि BC की लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पर AB की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो AC की लंबाई कितनी होगी, ये कर्ण है। तो ट्रिपलेट से 8, 15 और ये कितनी हो जाएगी, 17। और इसके क्या बनाया जाता है, परिवर्त बनाया जाता है। तो परिवर्त बनाया जाता है तब इस परिवर्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो यदि त्रिभुज के परिवर्त बनाया जाता है तो परिवर्त की त्रिज्या होती है आपके कर्ण की आधी। यहाँ पर कर्ण कितना है, 17। 17 का आधा कितना हो जाएगा, 8.5। लेकिन ऐसा आपको ऑप्शन जो 4 दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से कोई से भी ऑप्शन में ये 8.5 नहीं लिखा गया है। इसमें पूछा गया था ऑप्शन दिए गए अंत्यवर्त के अकॉर्डिंग। इसमें यहाँ पर त्रिभुज के अंदर अंत्यवर्त बनाया गया है और अंत्यवर्त की त्रिज्या, यहाँ पर क्वेश्चन ये रॉन्ग है। यहाँ पर पूछना था कि अंत्यवर्त की त्रिज्या कितनी होगी। यदि इसी प्रश्न में अंत्यवर्त की बात करें तो अंत्यवर्त की त्रिज्या होती है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा परिमाप। त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा परिमाप, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा परिमाप 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा परिमाप। 2 इंटू त्रिभुज, यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। आधार कितना है, 15 इंटू ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 8 बटा परिमाप कितना हो जाएगा। यहाँ से देखो 17, 15 और 8, इन तीनों का योग करूँगा तो परिमाप आ जाएगा। तो परिमाप कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो 15, यहाँ 15 दूनी 30, 2 32, 8 40। तो 40 यहाँ पर परिमाप आ गया। अब 8 का भाग यहाँ से दे दूँ, 8 पंजे 40, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 5 का भाग 15 में 3 बार। तो यहाँ पर अंत्यवर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपको थर्ड में दिया गया है 3 सेंटीमीटर। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन ये क्वेश्चन रॉन्ग है। यहाँ पर पूछा गया था परिवर्त, लेकिन यहाँ पर आंसर दिया गया है अंत्यवर्त के अकॉर्डिंग। अंत्यवर्त के अकॉर्डिंग आंसर दिया गया है और पूछा गया है परिवर्त। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है। तो यहाँ पर देखो हीरा, ये हीरा कार्बन का यौगिक नहीं है। कार्बन का क्या है, अपरूप है। कार्बन के 3 अपरूप है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया निम्नलिखित कथन को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूरा करें। एक शर्ट में हमेशा एक होता है, तो शर्ट में हमेशा क्या होता है, कपड़ा तो होगा ही, बिना कपड़े के शर्ट नहीं बन सकता। तो ऑप्शन नंबर 4 कपड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि यदि किसी घन के किनारे को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन 448 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो इस स्थिति में घन की प्रत्येक किनारे की लंबाई क्या होगी। ये भी क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी रॉन्ग दिया गया है। यहाँ पर देखो
आयतन बोला गया है 448 वर्ग सेंटीमीटर, हालांकि यहाँ पर आयतन दिया गया है तो घन सेंटीमीटर होना चाहिए, और इस 448 के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर निकल नहीं रहा है। यहाँ पर होना चाहिए था 488 घन सेंटीमीटर। क्या होना चाहिए था? 488 घन सेंटीमीटर। यदि 488 यहाँ पर घन सेंटीमीटर लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है जो 448 वर्ग सेंटीमीटर की जगह 488 घन सेंटीमीटर होना चाहिए था, और 488 घन सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करते हैं तो यहाँ पर बोला गया यदि किसी घन के किनारे को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है तो उसका आयतन, यहाँ 400 में लेता हूँ, 88 घन सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो इस स्थिति में घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई कितनी होगी? तो पहले मैं मान लेता हूँ घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई होगी 1 सेंटीमीटर। अब बढ़ाने पर x + 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, और इसका क्यूब माइनस x क्यूब, ये बढ़ाने पर ही तो इतना 488 घन सेंटीमीटर बढ़ रहा है, तो इसका अंतर बराबर कितना हो जाएगा? 488 घन सेंटीमीटर। अब इस क्यूब को मैं खोल लेता हूँ, तो यहाँ से a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab², तो 3 दूनी 6, और x² प्लस 3b² इंटू a, तो 3 और यहाँ पर 2 दूनी 4, तो 4 3 12x माइनस एक्स क्यूब बराबर 488। अब देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब यहाँ पर कैंसिल हो गया, और यहाँ से 6x² प्लस 12x बराबर ये 8 उधर जाएगा तो कितना बचेगा? 488 488 में से 8 गए तो 400 कितने बचे? 80। अब यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 3x² प्लस 6x बराबर, ये 2 कॉमन लेके यहाँ पर भाग में नीचे भेज देता हूँ, तो इसमें भाग देने पर कितना होगा? 240। अब x का मान क्या रखूँ? x का मान यहाँ रखता हूँ 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। तो 8 इंटू यहाँ 3 इंटू 8 × 64 प्लस यहाँ पर x का मान मैं 8 रखता हूँ, तो 8 संग 48 बराबर 240। फिर यहाँ से देखो 312 2 हाथ की 1 6 3 18 1 19 192 प्लस 48 बराबर 240, और 192 और 48 को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता हो रहा है? 240, जो 240 के बराबर है। तो x का मान कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। वे कब होगा? जब यहाँ पर 448 वर्ग सेंटीमीटर की जगह यदि क्वेश्चन में दिया होता 488 घन सेंटीमीटर, तब इसका करेक्ट आंसर होता यहाँ पर घन की जो भुजा होती वे 8 सेंटीमीटर होती, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं दिया गया, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर रॉन्ग होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि अगर दर्पण को AB रेखा पर रख दिया जाता है तो निम्न आकृतियों की सही दर्पण छवि क्या होगी? यहाँ पर देखो दर्पण को यहाँ पर AB रेखा पर यहाँ पर रखा गया है, तो इसकी सही दर्पण छवि क्या होगी? तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है? केवल पार्श्व परिवर्तन होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी में देखो ए में उल्टा कर दिया आकृति को, तो ये गलत हो जाएगा। फिर सी में उल्टा कर दिया इस आकृति को, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी में ये जो इस प्रकार रेखाएं हैं इसको खड़ी कर दी, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। तो बचा केवल ऑप्शन नंबर डी। तो ये ऑप्शन नंबर डी वाली आकृति इसका करेक्ट दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर देखो 4 में दिया गया है ये डी, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि कार्बन C12 के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? तो कार्बन C12 के 1 मोल में परमाणु होते हैं 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है कि बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है? तो बल के समीकरण में F बराबर होता है m × a, जो आता है आपके गति के द्वितीय समीकरण से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, F बराबर होता है m × a। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति। और शक्ति का पहले ही मैंने बता दिया, शक्ति का मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट। तो कार्य करने की, यहाँ पर बोला कार्य करने की क्षमता को, क्षमता बोला गया है, कार्य करने की दर को, कार्य बटा समय, कार्य करने की दर को तो बोलते हैं शक्ति। क्या बोलते हैं? शक्ति। और कार्य करने की क्षमता को बोलते हैं ऊर्जा, और ऊर्जा का मात्रक होता है आपके जूल। क्या होता है? जूल। तो इसका यहाँ पे पूछा गया कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा, और कार्य करने की दर को बोलते हैं शक्ति। बेस इस ऊर्जा और शक्ति में यही डिफरेंस है, और ज़्यादा कुछ इनमें अंतर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है कि 62,500 पर 21% की वार्षिक दर से 1.5 वर्ष में के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 22 की जो आपके यहाँ पर कैलकुलेशन काफ़ी लंबी है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, इसकी कैलकुलेशन काफ़ी लंबी होगी, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। अब जिस प्रकार अन्वेषण करना खोजने से संबंधित है, उसी प्रकार चहलकदमी करना किससे संबंधित है। तो चहलकदमी करना यहाँ पर भ्रमण से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक कार्यवाही नहीं है। तो यहाँ पर दिल की धड़कन ये स्वैच्छिक कार्यवाही नहीं है। यहाँ मुट्ठी बंद करना ये हमारी इच्छा के अनुसार हम मुट्ठी बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। यहाँ एक कुर्सी को चलाना ये भी हमारी इच्छा के अनुसार स्वैच्छिक है, ये कर सकते हैं। और वस्तु को लेना, एक वस्तु को लेना, ये भी हमारी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। लेकिन दिल के धड़कन को हमारी इच्छा अनुसार हम नहीं धड़का सकते, नहीं भी इसको रोक सकते। तो ये स्वैच्छिक क्रिया नहीं है दिल का धड़कन। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए। तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का अंतराल होना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है किसी संख्या का 32% 80 है, संख्या कितनी है। अब किसी संख्या का 32% क्या है, 80 दिया गया। अब कोई भी संख्या है वे होती है 100%। कितनी होती है 100%, और 32% दिया गया 80 है, तो 100% कितना होगा, तो 80/32 × 100। अब मैं 4 का भाग दे देता हूँ इसमें 8 बार, 4 का भाग यहाँ से 25 बार, और 8 का भाग 80 में 10 बार, तो 25 × 10 कितना हो जाएगा 250। तो वे संख्या कितनी होगी 250, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है कि उस पेशेवर भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी का नाम बताइए जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में शामिल होने वाले पहले भारतीय है। तो वे पहले भारतीय कौन है, सतनाम सिंह बोमरा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है कि यहाँ पर निम्नलिखित नियम किसने प्रतिपादित किया था। तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवधिक गुणधर्म होता है। तो ये नियम दिया था आपके मेंडलीव ने सर्वप्रथम मेंडलीव ने ही पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की थी, और उन्होंने कहा था कि तत्व के गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। और इसके बाद आए थे आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देने वाले हेनरी मोजले ने बताया था कि तत्व के जो गुणधर्म होते हैं वे द्रव्यमान संख्या के आवर्त फलन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मेंडलीव ने ये नियम प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 40 है, उनमें से एक संख्या 2.50 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी। दोनों का गुणधर्म 40 है, एक संख्या 2.5 है, 2.50 है, तो दूसरी संख्या x में मान लेता हूँ, तो x बराबर होगा 2.50, 40/2.50। यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ तो ऊपर कितने 2 0, ये 0 से 0, और 25 का भाग कितनी बार जाएगा 400 में 16 बार, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 16, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 4 में दी गई है 16, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है यदि tan अल्फा इसका मान दिया गया √2 - 1, तो tan अल्फा माइनस कोट अल्फा का मान कितना होगा। यहाँ पर पूछा गया है tan अल्फा माइनस कोट अल्फा का मान कितना होगा। तो tan अल्फा, इस कोट अल्फा को 1/tan अल्फा लिख दूँ मैं, tan अल्फा, और यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ tan अल्फा। तो यहाँ पर देखो tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1/tan अल्फा, और tan अल्फा का मान कितना है, यहाँ पर शुरू में दिया गया हमें tan अल्फा का मान दिया गया है कि √2 - 1, और यहाँ पर रखूँ तो मेरे को इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो √2 - 1 का स्क्वायर होगा 2a² + b² - 2ab। तो यहाँ tan स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर tan अल्फा का स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा 3 - 2 √2, ये -1 है ही, अपॉन tan अल्फा का मान है √2 - 1। इसको मैं सोल्व कर देता हूँ, तो यहाँ 3 में से 1 गया तो कितना बचा
2, तो 2 माइनस 2 अंडर 2 अपॉन अंडर 2 माइनस 1। अब मैं क्या करता हूँ, माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो अंडर 2 माइनस 1 बचेगा और नीचे अंडर 2 माइनस 1 है ही। अंडर 2 माइनस 1 से अंडर 2 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा ये, और ये माइनस 2 लास्ट में बचेगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 -2। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया है कि मार्च 2017 में प्रकाशित भारतीय ऐतिहासिक कथा उपन्यास द राइज ऑफ शिवांगमई किसने लिखा था? तो ये लिखा था आनंद नीलकंठन ने। किसने लिखा था? आनंद नीलकंठन ने ये लिखा था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है, दिए गए वक्तव्यों को सच मानकर चले और ये तय करे कि कौन से निष्कर्ष वक्तव्यों का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है। वक्तव्य मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है। निष्कर्ष फर्स्ट में बोला क्या गया है? तो निष्कर्ष फर्स्ट में बोला गया है मनुष्य को एक दिन मरना ही है। तो ये यहाँ पर निष्कर्ष फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वक्तव्य में बोला गया कि मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है, तो मनुष्य को एक दिन मरना ही होता है। निष्कर्ष सेकंड की बात करते हैं। निष्कर्ष सेकंड में बोला गया है मौत किसी भी समय आ सकती है। तो वक्तव्य के अनुसार वक्तव्य में यही बोला गया है मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है, तो मौत किसी भी समय आ सकती है। तो निष्कर्ष सेकंड भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 32 में निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड दोनों करेक्ट होंगे। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया गया है? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 में देखो 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है कि यदि 192 पेन का क्रय मूल्य 10 रुपये है तो 5 रुपये में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं। अब 10 रुपये में कितने पेन खरीद रहे हैं? 192, तो 5 रुपये मतलब आधे रुपये में आधे पेन ही खरीदेंगे। तो 8 9 दूनी 18 और 1 19, मतलब छिड़ में पेन 5 रुपये में हम खरीद सकते हैं। तो छिड़ में यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है कि भारतीय मूल के लियो वराडकर निम्नलिखित में से कौन से देश के प्रधानमंत्री बने? तो ये आपके आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है कि चित्र में दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित चित्र का चयन करना है। यहाँ पर एक खरगोश दिया गया है। नेक्स्ट में यहाँ पर एक फिगर दी गई है और इस अकॉर्डिंग यहाँ एरोप्लेन दी गई है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैलगाड़ी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है किसी थैले में कुछ लाल, पीले और हरे टोकन है। यदि A अनुपात B है 3:8 हो, B अनुपात C 6:13 हो, तो A अनुपात B अनुपात C का मान कितना होगा? अब A अनुपात B कितना दिया गया है आपको? ये दिया गया है आपको 3:8, और B अनुपात C कितना दिया गया है? B अनुपात C दिया गया है आपको 6:13, और पूछा गया है कि A अनुपात B अनुपात C का मान कितना होगा। तो यहाँ लिख देता हूँ 3:8, और नीचे यहाँ पर B है, यहाँ पे B है, तो यहाँ पर 6 और 13, तो 6 और 13 यहाँ से निकल के आ जाएगा 3 × 6 अनुपात 8 × 6 अनुपात 8 × 13। इसको मैं काट लेता हूँ। यहाँ से देखो 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो 3 × 6 में 2 का भाग 3 बार, फिर 4 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 8 में 2 का भाग 4 बार, 4 × 6, और 8 में फिर 2 का भाग 4 × 13। अब 3 3 9, 6 चौक 24 और 13 चौक 52, तो ये A अनुपात B अनुपात C का मान आ जाएगा 9:24:52, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 4 में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया मार्च 2018 में 18 से असम के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो मार्च 2018 से असम के राज्यपाल कौन थे? जगदीश मुखी, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है कि एक रेलगाड़ी इस स्थिति से आरंभ होकर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति 5 मिनट में प्राप्त कर लेती है। त्वरण को एक समान मानते हुए इस समय के दौरान रेलगाड़ी द्वारा तय की जाने वाली दूरी कितनी होगी? तो दूरी S बराबर गति का द्वितीय समीकरण से होता है S बराबर ut प्लस हाफ AT का स्क्वायर। यहाँ पर समय 5 सेकंड दिया गया है, और यहाँ से प्रारंभिक वेग तो 0 होगा। इसमें बोला गया आरंभ से होकर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति 5 मिनट में प्राप्त कर लेती है, तो u तो 0 हो जाएगा। तो S बराबर हमें निकालना क्या है? बचा कि यहाँ पर u 0 होगा, तो ये t भी 0 हो जाएगा,
0 × t 0, यहाँ 1/2 80 का स्क्वायर, ये दूरी निकल के आ जाएगी तो 1/2। अब समय भी दिया गया है हमें 5 मिनट, लेकिन त्वरण निकालना है। तो त्वरण क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। लेकिन यहाँ पे देखो समय मिनट में दिया गया है और यहाँ पर चाल है वे किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है। तो पहले क्या करना है, सर्वप्रथम हमें इनको या तो चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में रखनी है, वे तो दी गई है। यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो किलोमीटर में चाल है यदि, तो यह समय घंटा में होना चाहिए, दूरी किलोमीटर में हो। और दूरी यदि मीटर में हो तो समय किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस चाल को जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है इसको 5/18 से गुणा कराऊंगा। तो यहाँ पर चाल आ जाएगी आपके 18 × 5 = 90, 5 × 25 मीटर पर सेकंड यहाँ पर चाल आ जाएगी, 25 मीटर पर सेकंड चाल आ जाएगी। और समय यहाँ पर देखो दिया गया है 5 मिनट, तो मिनट को मैं बदल लूँगा सेकंड में, तो 60 से गुणा करा दूँ तो 6 × 5 = 30, 300 सेकंड। अब त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन माइनस समय। अंतिम वेग कितना है 25 और प्रारंभिक वेग 0 अपूर्ण समय कितना लग रहा है 300 सेकंड, तो ये 300। अब यहाँ पर 25/300, अब इसको मैं काट लेता हूँ, 25 एकम 25, कितने बचे 5, 25 दूना 50। अब यहाँ पर त्वरण कितना आ गया 1/12, तो यहाँ लिख देता हूँ, ए का मान आ गया 1/12 इंटू समय कितना है हमारे पास, सेकंड में कितना है समय है 300 सेकंड, तो 300 × 300 में करवा देता हूँ। यहाँ से ये नीचे लिख देता हूँ 1/2 इंटू 1/12 इंटू समय 300 सेकंड स्क्वायर करना है, तो 300 × 300। यहाँ से हमारे पास दूरी जो आएगी वह आएगी मीटर में, और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए मैं 1000 का भाग दे देता हूँ, क्योंकि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। अब देखो 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो गए, और फिर 12 का हमें भाग देना है। मैं 3 का भाग दे देता हूँ इसमें 4 बार, और यहाँ पर कितनी 4 दूनी 8, 30/8 बच्चे 30/8, तो 8 3 24 बच्चे कितने 6, 8 3 24 बच्चे 6। अब 8 × 7 कितने हो गए 56, कितने बचे 4, और 8 × 5 = 40, तो 3.75 किलोमीटर इसके द्वारा दूरी तय की जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 3.75 किलोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्याप्त है। पी क्यू और आर के मान क्या होंगे, यहाँ पर पी क्यू और आर के हमें मान निकालने हैं। कथन फर्स्ट में दिया गया है कि पी प्लस क्यू का स्क्वायर बराबर दिया गया है 16। इस अकॉर्डिंग पी प्लस क्यू का मान कितना होगा, स्क्वायर हटाऊंगा यहाँ से, तो देखो +-4 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ कथन नंबर फर्स्ट से तो हम पी क्यू और आर तीनों का मान नहीं बता सकते हैं। अब देखते हैं कथन सेकंड में बोला गया है पी माइनस क्यू बराबर कितना है 4 और आर बराबर है 2p। कथन नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर नहीं दे सकते हैं कि पी क्यू और आर का मान क्या होगा। तो अब क्या करते हैं, हम कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों को लेते हैं। अब इसमें से देखो कथन फर्स्ट में से मैं ले लेता हूँ पी प्लस क्यू बराबर, एक बार मैं ले लेता हूँ यहाँ पर -4। अब इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, और यहाँ से देखो यदि मैं प्लस लेता हूँ और फिर जोड़ता हूँ तो 8 आ जाएगा, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। 2p बराबर 8, तो p बराबर कितना हो जाएगा 4, और p बराबर यदि 4 होगा तो r बराबर कितना हो जाएगा 8, और r बराबर 8 होगा, p बराबर 4 होगा, तो यहाँ पर r का मान निकल जाएगा। r का मान किस प्रकार निकलेगा, यहाँ से देखो r का मान कितना हो जाएगा, r का मान हो जाएगा, r का तो निकल गया 8, p का निकल गया 4। अब q का निकालना है, तो q का निकालने के लिए मैं q को इधर भेज देता हूँ, और p का मान 4 है तो q का मान कितना आ जाएगा 0। अब p का मान 4, q का मान 0 और r का मान 8। तो कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों को एक साथ लेने पर हम इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं कि p q r का मान क्या होगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बोला गया सवाल का जवाब देने के लिए कथन एक और दोनों ही पर्याप्त है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया है कि प्रस्तुत आंकड़े एक्स शेयर में 2017 में 6 महीनों में मोटरसाइकिलों और कुल वाहनों के पंजीकरण की संख्या को दर्शाता है हजारों में। नोट चार्ट में पहली संख्या मोटरसाइकिल को और दूसरी संख्या कुल वाहनों का प्रतिनिधित्व कर रही है। मई से जून 2017 तक मोटरसाइकिलों के पंजीकरण में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। तो पहली संख्या यहाँ पर दर्शा रही है मोटरसाइकिलों को, दूसरी संख्या कुल वाहनों को।
और पूछा गया है कि मई से जून 2017 में मोटरसाइकिलों में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो मई में कितनी है, देखो पहली संख्या देखते हैं, मई में 17 है। और फिर पहली ग्राफ में देखो ये जून में कितनी 28 है। तो 17 से 28 बढ़ी है तो कितनी बढ़ गई 11। अब परसेंटेज में निकला है कितनी परसेंट, यहाँ पर बिक्री बढ़ी है तो 1100/17। 1100/17 यहाँ पर आपको 1100 में किसका भाग देना है, 17 का भाग देना है। तो 17 का भाग देते ही हमें प्राप्त हो जाएगी कि यहाँ पर पंजीकरण में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है मई से जून में। तो यहाँ से देखो 70×85 70 से 102 कितने बचे, कितने यहाँ पर 102 और 8 बच गए। यहाँ से 0 उतार लिया। अब 17 का भाग दे दूंगा मैं 80 में, कितनी बार जाएगा 70 चौक 68। तो 64 पॉइंट इसका आंसर कुछ आएगा। तो ऑप्शन देखते हैं एक बार। अब ऑप्शन में केवल ऑप्शन सेकंड में दिया गया 64, तो आगे ये 0.7 वाली वैल्यू हमें नहीं निकालनी है। तो यहाँ पर टाइम बर्बाद आप नहीं करना है। यदि आपको केवल एक ही ऑप्शन में ये नेक्स्ट वाली संख्या है, अगले वाली संख्या दिख जाए तो पॉइंट वाली निकालने को आपको आवश्यकता नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 की। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया है कि धारा के विरुद्ध जाते हुए एक नाविक को 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे समय लगता है, जबकि धारा के साथ चलते हुए उसी दूरी को तय करने में सिर्फ 5 घंटे का समय लगता है। शांत जल में नाविक की गति क्या होगी। अब नाविक की गति को मैं मान लेता हूँ u और धारा की गति मान लेता हूँ v। जब वे धारा की गति के साथ जाता है तो कुल गति कितनी होगी, कुल चाल कितनी होगी, स्वयं की प्लस धारा की। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब दूरी कितनी है 40 किलोमीटर तय करता है, धारा के साथ चलता है तो 5 घंटे में। तो 40/5 यानी स्वयं की और धारा की दोनों की यदि चाल को मैं ऐड करूँ तो वह आ जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि धारा के विरुद्ध जा रहा है तो धारा वाली गति उसमें से घट जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, यहाँ पे कह रहा है कि 40 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 8 घंटे समय लग रहा है, तो यहाँ पर चाल आ जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमें पूछा गया है कि इस नाविक की शांत जल में चाल क्या है। अब यहाँ से देखो इन समीकरणों में से दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो 2u बराबर कितना आ जाएगा 8 5 13। तो u बराबर कितना हो जाएगा 6.5। और यही क्या है आपकी इस नाविक की चाल है। और ये नाविक की चाल पूछा गया तो 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42 की। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया है कि एनाहीम यूएस में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2017 में किसने स्वर्ण पदक जीता था। तो वे मीराबाई चानू जिसने स्वर्ण पदक जीता था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया है कि नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाइए। इस तरह से बनने वाले 3 समूह कौन कौन से ये आपको देखना है। तो यहाँ से देखो 9 आकृतियाँ कुल दी गई है, 3 आकृतियों के 3 समूह बनाना है। और यहाँ से जो 3 समूह होंगे वे किसी न प्रकार से तीनों अलग अलग उनमें समानता कुछ होगी। तो यहाँ से देखो पहले यहाँ से देखो 3 वाली आकृति, 6 वाली आकृति और 9 वाली आकृति, इनमें केवल तीनों में क्या है 3 भुजाएं हैं। तो एक समूह बन जाएगा 3 भुजाओं के आधार पर 3 6 9 इन 3 आकृतियों का। अब इसके बाद देखो 4 भुजाएं, यहाँ आकृति फर्स्ट में कितनी भुजाएं हैं 4, आकृति 4 में भी 4 भुजाएं और आकृति 7 में भी कितनी 4 भुजाएं। तो एक समूह ये बन जाएगा 1 4 7 वाला। बाकी बचा कौन सा 2 5 8 वाला, एक समूह ये बन जाएगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया गया है ये समूह। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखो 1 4 7 2 5 8 और 3 6 9 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया है कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन से। और यहाँ पे ये सेलुलोज लिग्निन हेमीसेलुलोज ये इनसे बनी होती है। आपके पादप की कोशिका भित्ति होती है पादपों की, वे सेलुलोज से मेनली सेलुलोज होता है उसमें, लेकिन लेग्निन की मोटी परत भी उसमें पाई जाती है, हेमीसेलुलोज भी उसमें पाया जाता है पादपों की कोशिका भित्ति में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45 की। क्वेश्चन नंबर 45 में बोला गया है दी गई वाक्य को सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूरा करें। इसमें बोला गया एक राजा के पास हमेशा होता है। तो राजा के पास हमेशा क्या होगा
तो राजा के पास राज्य तो हमेशा होगा, बिना राज्य के राजा कैसे हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 की। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला गया निम्नलिखित तर्क पर विचार करें और तय करें कि दी गई अवधारणा में से कौन सी नीत है। तर्क है, एक फ्लाईओवर का निर्माण 200 करोड़ रुपये की भारी लागत के साथ किया गया, फिर भी लोग फ्लाईओवर का उपयोग नहीं कर रहे। अवधारणा फर्स्ट में बोला गया है फ्लाईओवर का निर्माण बेकार है। अब हम नहीं कह सकते कि फ्लाईओवर का निर्माण बेकार है, या अन्य भी कोई कारण हो सकता है जिसके कारण लोग इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। अवधारणा सेकंड में बोला गया है कि फ्लाईओवर के निर्माण पर खर्च किया गया समय, पैसा और ऊर्जा बर्बाद हो रही है। तो ये तो करेक्ट है। यदि फ्लाईओवर का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर फ्लाईओवर पर किया गया खर्च, पैसा, मजदूरी, ये सब कुछ क्या हो रही है, बर्बादी हो रही है। तो केवल यहाँ पर अवधारणा सेकंड इसका अनुसरण करेगी, जो कि ऑप्शन नंबर देखो सेकंड में केवल अवधारणा 2 नीत है। लेकिन रेलवे ने ऑप्शन नंबर 4 को माना है, न तो 1 और नहीं 2 नीत है, लेकिन 2 तो नीत होगी, क्योंकि यदि फ्लाईओवर का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उस पर खर्च किया गया पैसा, मजदूरी सब बर्बादित हो रहा है। तो अवधारणा सेकंड तो करेक्ट होगी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड ही होगा, केवल अवधारणा 2 नीत है, न कि ये ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। क्वेश्चन नंबर 47 में बोला गया यांत्रिक ऊर्जा किसका योग है। तो यांत्रिक ऊर्जा आपके योग है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्टैटिक ऊर्जा प्लस काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, इन दोनों का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। मैकेनिक एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48 की। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया है कि 1 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर की हाइड्रोजन आयन की संघनता वाले एक विलयन का पीएच कितना होगा। तो इसका पीएच होगा 5। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49 की। क्वेश्चन नंबर 49 में बोला गया है कि परनीत ने अपनी यात्रा दोपहर 2:45 बजे शुरू की और वे अपने गंतव्य स्थान पर शाम 4:55 पर पहुंच जाता है। अनित ने परनीत के 58 बाद यात्रा शुरू की और गंतव्य पर 50 बाद पहुंच जाता है। अनित ने अपनी यात्रा पूरा करने में कितना समय लगाया। अब परनीत यात्रा प्रारंभ करता है 2:45 और सेकंड कितनी है, 46 सेकंड पर, और यहाँ पर अनित कितनी सेकंड बाद स्टार्ट करता है, तो 58 मिनट और यहाँ पर कितने सेकंड, 40 सेकंड बाद स्टार्ट करता है। तो कितनी बजे अनित कितनी बजे स्टार्ट करेगा, ये योग करने पर यहाँ पर अनित का आ जाएगा। तो अनित का कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितने सेकंड हो रहे हैं, अब 86 सेकंड हो रहे हैं। तो सेकंड होते हैं 60 से ऊपर कितने हो रहे हैं, 60 से ऊपर हो रहे हैं 26। तो यहाँ पर 26 सेकंड और वे 60 सेकंड का 1 मिनट हो गया, वे इसमें ऐड कर दूंगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो 8 5 13 रे 14 का चौका हाथ की 1 और 5 5 10 और यहाँ पर ये 2 है। अब यहाँ पर देखो 60 मिनट का 1 घंटा हो जाएगा और 1 घंटे के ऊपर कितना समय है, ये यहाँ से देखो 44 मिनट और ये 1 घंटा ऊपर था, ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो 2 और 1 3। तो अनित अपनी यात्रा स्टार्ट करता है 3:44 और 26 सेकंड पर, और बाद में कहता है कि ये परनीत गंतव्य पर पहुंचता है 4:55 और 57 सेकंड पर। और यहाँ पर अनित कितने बजे पहुंचता है, तो अनित पहुंचता है इसके 50 मिनट और 29 सेकंड बाद। अब देखो मैं इसका यहाँ पर इस परनीत के समय में ये 50 मिनट और 29 सेकंड ऐड कर दूंगा, तो अनित कितने बजे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा, वे यहाँ पर समय आ जाएगा। तो 9 और 7 कितना होगा, 16 और 5 2 7 और 1 8। और यहाँ से देखो 60 से ऊपर कितना है, 26 और 60 सेकंड का 1 मिनट इसमें ऐड कर देता हूँ मैं, तो 5 और 1 6 और 5 5 10। यहाँ से देखो 106 मिनट आ रहा है, तो 60 मिनट का 1 घंटा है, वे इसमें ऐड हो जाएगा। और 60 मिनट के बाद ऊपर कितने मिनट बच रहे हैं, यहाँ पर 46 मिनट। तो ये 46 मिनट और यहाँ पर 4 1 5, मतलब 5:46 और 26 सेकंड पर ये अनित अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। तो अनित को कुल कितना समय लगा है, तो 5:46 और 26 सेकंड में से ये 3:44 और 26 सेकंड को मैं घटा लेता हूँ। तो यहाँ पर सेकंड तो 0 मिनट कितने 2 और यहाँ पर घंटे कितने हैं 2। तो 2 घंटे और 2 मिनट का अनित को अपनी यात्रा में समय लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
2 घंटे और 2 मिनट, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन रेलवे ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड दिया गया है 2 घंटे 1 मिनट 12 सेकंड, जो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया है कि उस विकल्प को चुने जो निम्नलिखित चित्र में से एक अनुपस्थित संख्या देता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो ये 5 का सामने स्क्वायर दिया गया है, इधर देखो ये 2 का फिर यहाँ पे स्क्वायर दे दिया, यहाँ पे देखो ये 8 का स्क्वायर और यहाँ पे 1, और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर करने पर वापस 1 ही प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में बोला गया यदि दो बर्नायर के तरीक का पहला और तीसरा सदस्य फॉस्फोरस और एंटीमनी हो तो इस तरीक का दूसरा सदस्य कौन सा होगा। अब फॉस्फोरस और एंटीमनी, कौन सा सदस्य फॉस्फोरस और एंटीमनी है, पहला सदस्य है आपके फॉस्फोरस P और एंटीमनी तीसरा सदस्य है Sb। इसमें इसको एंटीमनी बोला जाता है Sb। तो यहाँ पर सेकंड वाला सदस्य कौन सा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, फिर यहाँ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीके इस ग्रुप में, ये इसकी ट्रिक है। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉस्फोरस है, थर्ड एंटीमनी है, तो सेकंड कौन सा होगा, आर्सेनिक, जो कि आपको ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला गया है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प द्वारा निम्नलिखित वाक्य को पूरा करें। अब एक कार्यालय में हमेशा होता है, तो कार्यालय में क्या होता है, हमेशा प्राधिकारी तो हमेशा होगा ही, कार्यालय है तो वहाँ पर प्राधिकारी तो हमेशा होगा ही। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53 की। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर A B C D 4 ऑप्शन दिए गए और इसमें से पूछा गया है कि कौन सी आपको परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर सेकंड में देखो 8, तो ये 2 का क्यूब है और इसकी पावर है 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी, बचेगा कौन, 2। तो 2 क्या है, यहाँ पर एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54 की। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया गया है कि a + 1/a का मान 3 है, तो a³ + 1/a³ का मान कितना होगा। तो यदि a + 1/a बराबर 3 है तो a³ + 1/a³ इसका मान कितना होगा, ये पूछा गया है। तो इसका फॉर्मूला होता है a + 1/a बराबर 3 दे दिया, फिर a³ + 1/a³ पूछा गया, तो इसका फॉर्मूला होता है a³ - 3a। अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 - 3 × a का वैल्यू वापस 3, तो 27 - 9 कितना बचेगा, 18। तो इसका वैल्यू a³ + 1/a³ की वैल्यू हो जाएगी 18, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 55 की। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला गया है कि यदि एक 8 अंकीय संख्या जो कुछ इस प्रकार से है 1 3 6 P 5 7 8 5 जो 15 से पूर्णतः विभाजित है, तो P का न्यूनतम मान कितना होगा। यदि कोई संख्या 15 से विभाजित है तो वे इसके गुणनखंड 5 × 3 इससे भी विभाजित होगी। 5 से विभाजित होने का नियम है इकाई का अंक 5 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है। अब 3 से विभाजित होने के लिए शर्त होती है कि इन अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ से 3 कट जाएगा, 3 से विभाजित है, 6 भी 3 से विभाजित है, और यहाँ से देखो 8 1 9 ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा इसका योग, और यहाँ से 5 5 10 7 17 17 + P। अब यहाँ से 3 का भाग P में यहाँ पर क्या जोड़ूं ताकि 3 का भाग इसमें चला जाए, तो P की जगह मैं रख देता हूँ 1, तो 17 और 1 18 जो कि 3 से विभाजित है। तो P की न्यूनतम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दी गई है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56 की। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला गया है कि पाक कला में अपने योगदान के लिए वर्ष 2017 में किस शेफ को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो वे संजीव कपूर, इसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया इन्हें। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। इसमें बोला गया निम्न को हल करें, बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है 7 × 4 यह मंजिला कोष्टक 4 प्लस छोटा ब्रैकेट -2 × वापस छोटा ब्रैकेट के अंदर -2 और फिर मंजिला ब्रैकेट बराबर आपको पूछा गया है। तो 7 × 4
सर्वप्रथम इनको मैं सोल्व कर लेता हूँ। तो 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर 7 × 4 और यहाँ मंझले कोष्टक में कितना है, 6 4 10। ये यहाँ पर आपको मंझला कोष्टक में दिया गया है 7, यहाँ पर प्लस है नहीं, प्लस यहाँ पर 4 थोड़ी है नहीं, अंदर ये 4, ये 4 नहीं, यहाँ पर 4 नहीं, ये इंटू 10, 7 × 10 70, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 58 की। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला गया किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे है। तो हवाई अड्डे आपके गुजरात में। और यदि बात की जाए वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भारत के किस राज्य में है, तो ये उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अब 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे और इसके बाद केरल और तमिलनाडु की बारी आती है, उनमें 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59 की। क्वेश्चन नंबर 59 में बोला गया है कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक्स ऑफेंडर्स बिल 2017 में कौन से मंत्रालय द्वारा पारित किया गया। तो ये बिल पारित किया गया था वित्त मंत्रालय, और वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में, निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60 की। क्वेश्चन नंबर 60 बोर्ड मास से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन है। कुछ इक्वेशन इस प्रकार से ये दी गई है, 45 माइनस फिर ब्रैकेट 38 माइनस मंझला कोष्टक 60 डिवाइड 3 माइनस यहाँ फिर छोटा ब्रैकेट 6 माइनस 9 डिवाइड 3 फिर छोटा ब्रैकेट फिर डिवाइड फिर 3 फिर मंझला कोष्टक बड़ा कोष्टक, और यहाँ पर पूछा गया है। तो सर्वप्रथम मैं क्या करता हूँ, इस छोटे वाले ब्रैकेट को सोल्व कर लेता हूँ। तो 3 का भाग 9 में कितनी बार, 3 बार, और 6 में से 3 जाएगा तो 3 में 3 का भाग दे दूंगा तो कितना बचेगा, 1। अब यहाँ से वापस लिख देता हूँ, 45 माइनस 38 मंझला कोष्टक 60 डिवाइड 3 माइनस, और यहाँ से क्या बचा, 1, फिर ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है ये, और फिर 45 38 मंझला कोष्टक, और यहाँ से कितनी बार भाग चला जाएगा, इसमें 20 बार भाग चला जाएगा। 20 में से 1 गया कितना, 19 बड़ा ब्रैकेट। अब 45 माइनस, अब 38 में से 19 चले जाएंगे तो 19, और 45 में से 19 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 26, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61 की। क्वेश्चन नंबर 61 में बोला गया है कि गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो उस बिंदु को बोला जाता है सेंट्रोमियर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। क्वेश्चन नंबर 62 में बोला गया है कि इस कथन को सही मानकर तय करें कि निम्न कथन में से कौन सी धारणाएं अंतर्निहित है। कथन, इस वर्ष के बजट में यात्रा बीमा के लिए कोई फंड आवंटन नहीं किया गया है। धारणा फर्स्ट में बोला गया है कि यात्रा बीमा के लिए धन की आवश्यकता होती है। हाँ, धन की आवश्यकता होती है यात्रा बीमा के लिए, तभी तो बजट में यात्रा बीमा के लिए फंड आवंटित किया जाता है। लेकिन इस साल नहीं किया गया है। तो धारणा फर्स्ट करेक्ट होगी कि यात्रा बीमा के लिए फंड की आवश्यकता होती है। धारणा सेकंड में बोला गया है कि कई अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जिनके लिए अधिक वित्तीय ध्यान देने की आवश्यकता है। हाँ, अधिक वित्तीय ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी तो यहाँ पर यात्रा बीमा के लिए कोई फंड आवंटन नहीं किया गया है। तो धारणा फर्स्ट और धारणा सेकंड दोनों अनुसरण करेगी। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3। धारणा फर्स्ट और धारणा सेकंड दोनों अंतर्निहित है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 63 की। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला गया है उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। यहाँ पर आपको 4 आकृतियाँ दी गई है, ABCD करके कुछ 4 आकृतियाँ दी गई है, और इनमें से चारों में से एक भिन्न है। तो भिन्न कौन सी है, इनमें देखो 3 में कॉर्नर पर ये गुणा का साइन बना हुआ है, इसमें भी कॉर्नर पर है और इसमें भी कॉर्नर पर, लेकिन इसमें एक ही भुजा पर ये क्रॉस के 2 साइन बने हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वाली आकृति है जो इन चारों में से भिन्न होगी। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ये सी। तो ये ऑप्शन नंबर देखो 4 में दिया गया है सी, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 64 की। क्वेश्चन नंबर 64 में बोला गया है कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान के अपचयन एजेंट के रूप में किसका यूज किया जाता है। तो इस कोक का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 65 की। क्वेश्चन नंबर 65 में बोला गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में रिक्त स्थान का सही तरह से मेल खाएगा। तो इस रिक्त स्थान में कौन सा, ये 4 आकृतियाँ दी गई है आंसर, उनमें से कौन सी आकृति सही मेल खाएगी। तो
ऑप्शन नंबर 4 वाली आकृति जो इस रिक्त स्थान में से ही एकदम मेल खाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 वाली ये आकृति कुछ इस प्रकार से, ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। क्वेश्चन नंबर 66 में आपको दिया गया है यदि 23 इंटू 31 बराबर 1713 है तो 0.0713 डिवाइड 3.1 का मान कितना होगा। 0.0731 और इसको डिवाइड करना है 3.1 से, पॉइंट हटाऊंगा तो ये पॉइंट यहाँ पर चला जाएगा 0.731 अपॉन 31 और यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 3 0 लग जाएगा। अब 31 दूना 62 कितने बचे 11 और फिर 31 दूना 62 और बचे 11 और फिर कितनी बार जाएगा यहाँ पे 31 3 कितना होता है 93, 31 93। अब कितना बचता है यहाँ से 9 2 11, यहाँ से 10 में से 1 12 12 बचता है ना। और यहाँ पे यहीं तक निकालता हूँ और फिर आगे पॉइंट में नहीं निकालना है, दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देता हूँ। दो संख्या कैसे 1 2, यहाँ से 1 2 3 तो ये 3 0, तो यहाँ पर 1 2 3 संख्या छोड़ के लगाना है तो यहाँ 0 लगा के यहाँ पॉइंट लगा देता हूँ। तो 0.023 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। क्वेश्चन नंबर 67 में बोला गया है कि तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इनमें नीचे दी गई कौन सा अनुमान निहित है। तर्क, यदि आप शास्त्रीय नर्तक है तो हमारे पास आपके लिए एक रोमांच काम है अनुमान फेस्ट। अनुमान फेस्ट में बोला गया है कि हमें एक शास्त्रीय नर्तक की ज़रूरत है। हाँ, अनुमान फेस्ट यहाँ पर तर्क के अकॉर्डिंग करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें बोला गया है कि आप शास्त्रीय नर्तक हो तो हमारे पास एक रोमांच आपसे एक रोमांच काम करवाना है। तो अनुमान फेस्ट में हमें एक शास्त्रीय नर्तक की आवश्यकता है, तो अनुमान फेस्ट करेक्ट हो जाएगा। और अनुमान सेकंड में क्या बोला गया है, आप एक शास्त्रीय नर्तक है, तभी तो आपको बोला गया है कि यदि आप एक शास्त्रीय नर्तक है, क्या बोला कि यदि आप एक शास्त्रीय नर्तक है तो हमारे पास आपके लिए रोमांच काम है। अब इसमें ऑप्शन में आप एक शास्त्रीय नर्तक है या नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड में बोला गया है कि आप एक शास्त्रीय नर्तक है। और यहाँ तर्क में यदि आप, तर्क में तो पूछा गया है कि यदि आप हो शास्त्रीय नर्तक, और यहाँ पर अनुमान सेकंड में दिया गया है कि आप शास्त्रीय नर्तक है। तो इसके अकॉर्डिंग, तर्क के अकॉर्डिंग जो अनुमान सेकंड है उसका हम नहीं कह सकते कि आप शास्त्रीय नर्तक है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तर्क में पूछा गया है कि आप हो या नहीं, और इसमें दिया गया है कि आप हो, तो इसका हम कह नहीं सकते कि आप शास्त्रीय नर्तक हो या नहीं। तो केवल यहाँ पर अनुमान फर्स्ट ही करेक्ट होगा, तो केवल अनुमान एक निहित है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। क्वेश्चन नंबर 68 में बोला गया है कि नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है। तो त्रिभुज यहाँ से देखो, पहले आपको कौन सी आकृति देखनी है, इसमें देखो ये 3 त्रिभुज हो जाएंगे, फिर ये 3 6 के बाद देखना है ये 7, 6 के बाद 7 और 7 के बाद यहाँ से देखना है ये बड़े वाला 8, यहाँ से 8 त्रिभुज हो गए। 8 के बाद ये 9 के बाद यहाँ से देखो ये 10 के बाद देखना है आपको ये 11 के बाद और कौन सा रह गया 11, और 11 के बाद आपको देखना है और कौन सा बच गया। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके गिना देता हूँ, 1 मिनट को, थोड़ा सा इस आकृति को मैं जूम कर लेता हूँ, थोड़ी और जूम कर लेता हूँ। अब देखना आप यहाँ से पहले तो 1 2 सिंगल वाला गिनने 3 4 5 6, फिर इन दोनों को जोड़ने पर 7, फिर इन दोनों को जोड़ने पर 8, और 8 के बाद में आपके त्रिभुज निकलेगा। देखो 8 के बाद में त्रिभुज निकलेगा आपको 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको जोड़ना है, देखो यहाँ से 8 के बाद में एक ये बड़े वाला 9, और यहाँ से देखो 9 के बाद त्रिभुज हो जाएगा आपके एक ये 10 के बाद और कौन सा होगा, 10 के बाद आपके त्रिभुज कौन सा होगा, और 10 के बाद त्रिभुज कौन सा होगा, 10 मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर 10 ही नज़र आ रहे हैं, 10 से ऊपर तो नज़र ही नहीं आ रहे। ऑप्शन में कितने दिए गए हैं, 1 मिनट, ऑप्शन में 14 दिया गया है,
अब यहाँ से गिनती में कहीं मिस्टेक कर दी होगी, इसका आंसर होगा 14, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब मैंने यहाँ पर 4 त्रिभुज और कौन से छोड़ दिए ये पता नहीं चल रहा है। ये क्वेश्चन आप देख लेना एक बार, 14 ही हो रहे हैं क्या इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में बोला गया है कि यदि बेकफील्ड्स शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो अक्षर एफ के दाहिने और दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ से अक्षर है बेकफील्ड, कुछ इस प्रकार से है, बी ए सी के एफ आई ई एल डी एस। इस शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करना है। सर्वप्रथम किया जाएगा ए, उसके बाद बी, फिर सी, फिर डी के बाद में क्या आएगा, या देखो ई के बाद में एफ के बाद में क्या आएगा, एफ के बाद में ये आई के बाद में क्या आएगा, यहाँ ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, फिर आई आ गया, आई के बाद क्या आएगा, आई के बाद ये के के बाद एल और लास्ट में एस। अंग्रेजी वर्णमाला में ये व्यवस्थित हो गया और पूछा गया है कि एफ के दाहिने और दूसरा, ये एफ के दाहिने और पहला आई और दूसरा के, तो के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में बोला गया है कि प्रसिद्ध भारतीय लेखक अमीश त्रिपाठी रामायण पर आधारित एक श्रृंखला लिख रहे हैं जिसमें पहली 2 किताबें क्रम से राम और सीता पर केंद्रित है। इस श्रृंखला में तीसरी किताब किस पात्र पर आधारित होगी, तो वे होगी रावण पर, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। क्वेश्चन नंबर 71 में बोला गया है कि उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर 4 चित्र दिए गए ABCD। इसमें देखो, यहाँ से देखो ऑप्शन नंबर ये सी वाली फिगर है, उसमें इसको अधूरा रख दिया, इसमें तो क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है A B और D वाली फिगर को, तो सी वाली को अधूरा रख दिया, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इन तीनों से भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया सी, ये इन तीनों से भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है सी, तो ये 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में बोला गया है कि 6 छात्रों के एक समूह ने किसी परीक्षा में भाग लिया, बाद में परीक्षा देकर एक अन्य परीक्षार्थी समूह में शामिल हुआ। नए छात्रों के प्राप्त अंकों को भी जोड़ने पर समूह का अंक औसतन 3 बढ़ जाता है। तो नए छात्रों का प्राप्त अंक समूह के पहले के औसत अंक से कितना ज़्यादा है। अब कोई परीक्षा थी, उसमें पहले 6 छात्र थे, तो उनके मैं मान लेता हूँ औसत x अंक औसत आ रहे थे। अब इसमें एक शामिल हो गया जिससे औसत बढ़ जाता है 3 से, मतलब औसत कितना हो जाता है x+3। और पूछा गया है कि नए छात्र के पहले वाले 6 छात्रों के औसत से कितने अधिक अंक आ रहे हैं। तो अब 7 छात्रों का औसत कुल अंक कितना हो जाएगा, औसत यदि x+3 है तो कुल अंक कितना हो जाएगा, और इसमें से मैं पहले वाले छात्रों के कुल अंक घटा लेता हूँ। पहले 6 छात्र थे, औसत कितना आ रहा था, x आ रहा था, तो 6x कुल हो गया, यहाँ से गुणा करता हूँ 7x + 21 - 6x, तो यहाँ x + 21। अब पहले 6 छात्रों का औसत था x, और ये नए वाले छात्र के x से कितना ज़्यादा आ रहा है, 21 अंक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 21 ज़्यादा आ रहे नए वाले छात्र के। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। क्वेश्चन नंबर 73 में बोला गया है कि निम्न में कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 2800 में से घटाए जाने जाता है तो प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी। अब 2800 में घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो 2800 के लमसम आपको देखना है कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो यहाँ छिड़ में घटाता हूँ, छिड़ में घटाने पर कितना बचेगा, यहाँ पर 0, 7 और 2704, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 2800 के पास 2704 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये पूर्ण वर्ग संख्या है आपके 2704 कितने घटाने पर, छिड़ में घटाने पर। लेकिन यहाँ पर गुणसूत्र घटाने पर हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ से देखते हैं, क्वेश्चन में बोला गया है किसी एक कोड में यदि डॉग को लिखा जाता है 4157, तो मेट को क्या लिखा जाएगा, डॉग को लिखा जाएगा D 4 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है और G 7 नंबर पे आता है। और इसी प्रकार इस मेट को क्या लिखा जाएगा, M कितने पे, 13 पे, A 1 पर और T 20 पर, तो 13, 1, 20, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। इसमें बोला गया है कि दी गई श्रृंखला का
लुप्त पद चयन करें। श्रृंखला कुछ इस प्रकार है, पी जी फिर क्यू एच फिर आर और आई, और यहाँ पर क्या आएगा पूछा गया, तो पी से क्यू, क्यू से आर, तो आर से क्या होगा आगे एस, और यहाँ से देखो जी, जी से एच, एच से आई और आई से जे, तो एस और जे जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज ये क्वेश्चन नंबर आपके लिए मैंने जो सीरीज स्टार्ट की थी रेलवे एलपी और टेक्नीशियन के प्रीवियस पेपर की, उसका ये क्वेश्चन पेपर 9 यहाँ पर कंप्लीट होता है। और इस क्वेश्चन पेपर की मैं पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल टारगेट द क्लासेज पर अपलोड कर दूंगा। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल पर जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार स्वयं सोल्व कर लीजिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम, आने वाला जो ये वैकेंसी है 2023 में आएगी, उसमें आपके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद हो सके। अब यदि आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कंटेंट तैयार करके लेके आ रहे हैं, तो हमें भी मोटिव करने के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी आपका सजेशन है वे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पिन करें। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स।